पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। सभी दलों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। सत्ता पक्ष ने अब तक के विकास कार्यों की बात की तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कोई भी काम न करने का आरोप लगाया। एनडीए ने बिहार में लालू सरकार के जंगलराज की याद दिलाई, जनता को डराया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर से जंगलराज की वापसी होगी। प्रधानमंत्री पहले ही आरजेडी कांग्रेस पर कट्टा, कनपट्टी और बंदूकों का आरोप लगा चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी और जेडीयू को समाज को बांटने वाली पार्टी बता चुके हैं। लबोलुबाब ये कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की झड़ी देखने को मिली। आज प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने फिर से महिला वोटरों को साधने की कोशिश की और महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की। खैर इस बीच आपको बता दें कि 18 जिलों के 121 सीटों पर जनता उम्मीदवारों के भविष्य पर मोहर लगाएगी। तब पता चलेगा कि मतदाताओं का जो जादू है वो किस तरफ चलता नजर आया। बिहार में दशहरा, दिवाली और छठ पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन पूरे बिहार में मेले सा माहौल अब भी बना हुआ है। वो भी क्यों ना, 2 दिन बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी काफिला दिन भर बिहार की सड़कों पर चलता रहा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, इसलिए आचार संहिता लगने के चलते सत्ता और विपक्ष के नेताओं के चुनाव प्रचार का काफिला अब थम चुका है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों ने हर दांव चला। अपनी बड़ाई और विरोधी दलों की बुराई, ये तो राजनीति का ककहरा ही है। चुनाव ना भी हो तो सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे को निशाने पर लेते ही रहते हैं। खैर, आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त भुगतान की बात कही गई। 30,000 रुपये पूरे साल के लिए महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे, ये भी कहा गया। महागठबंधन सरकार बनी तो मकर संक्रांति पर जमा होंगे रुपये। किसानों को एमएसपी के अलावा आर्थिक मदद भी दी जाएगी। धान के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल। सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर के करीब नियुक्ति। होम कैडर से 70 किलोमीटर परिधि में ही ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार बनने के बाद महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा कर रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये पहले ही डाले जाने की बात कहते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए एनडीए सरकार 2 लाख रुपये बैंक खातों में जमा कराएगी। अभी राघवेंद्र प्रताप जी बता रहे थे जीविका बहन जी के बारे में। आप बताइए बहन जी हमको कि आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और अभी इसके बाद चुनाव के बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएगा ताकि आप स्वरोजगार के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये आपको बताना चाहता हूं। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का जिक्र किया, बल्कि आगे भी पाकिस्तान की गोली का जवाब गोला से देने की बात कही और कहा कि ये गोले बिहार में ही बनाए जाएंगे। यानी अमित शाह ने
बिहार में रक्षा उद्योग और रोजगार का भी इशारा दे दिया। 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। कांग्रेस भी प्रचार खत्म होने से पहले एनडीए पर आक्रामक दिखी। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कंट्रोल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब नीतीश की सरकार बिहार में कभी नहीं बन सकती। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम। इसके उलट बीजेपी कह रही है कि बिहार की जनता जंगल राज नहीं, विकास चाहती है, इसलिए जंगल राज में विश्वास रखने वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का इशारा साफ साफ तेजस्वी यादव की ओर था। जंगल राज के नायक लालू जी पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं और परिवार से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अब जंगल राज वाले कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, यानी तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एनडीए के समर्थन में पटना में चुनावी प्रचार किया। रोड शो में उमड़े अपार जन समर्थन की बात कहते हुए एनडीए की जीत का इन्होंने दावा किया। आज मैं पटना में नितिन नवीन की सभा से, उनके रोड शो से लौट रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा दी है। जिस प्रकार से विपक्षियों की भाषा, जबान, भाव दिख रहे हैं, ये एनडीए की सफलता की पहचान है। प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आरा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर चुटकी ली और कहा कि तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। तो बिल्कुल आश्वस्त हो गए, उनको कुछ नहीं बनना है, इसीलिए सब बेकार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को निशाने पर लेने वालों में सिर्फ सत्ताधारी या जनसुराज पार्टी ही नहीं, बल्कि परिवार से निकाले गए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप ने तो छोटे भाई को बच्चा तक बता दिया और कहा कि चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे, यानी भाई को नासमझ बताने के साथ कांग्रेस को इशारों में दगाबाज बता दिया। तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कहा कि तेजस्वी हमारे क्षेत्र में प्रचार करने आए तो हम भी उनके क्षेत्र राघोपुर में गए और फिर जाएंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा। मानी और संयमी बोले, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। जंग और सियासत में खून भी खून का नहीं होता, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। बाहुबली भी चुनाव मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं। आखिरी दिन भी जनता से वादे किए गए, सपने दिखाए गए।
अब देखना है कि 2 दिन बाद जनता किन वादों पर अपना मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब चाय पर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही रितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रितेश, मैं आपका रुख करूंगा और अगर बात इस वक्त बिहार को लेकर करें तो बिहार में राजनीतिक पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि कल मतदान का दिन है और पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है, लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो अभी भी जारी है और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के माध्यम से पहले चरण को साधने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। चरण का चुनाव प्रचार भले ही थम गया है, लेकिन दूसरे जो चरण का चुनाव प्रचार है उसके जरिए प्रथम चरण को भी साधने की कोशिश हो रही है और ये होता है। अब देखिए कि अब बारी है वोटर्स की। वोटर पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है, तमाम मुद्दों को उसने सुना, सभी दलों को सुना, प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अब जो जनता है, जो वोटर है, वो उसने मन बना लिया है कि उसे किस पर भरोसा करना है, किसे बाहर का रास्ता दिखाना है, किसे आईना दिखाना है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप देखिए कि सीट शेयरिंग से लेकर जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें कितना बवाल मचा हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ महागठबंधन में, बल्कि एनडीए में भी वही सारी चीजें थी। उसके बाद आप देखिए कि कई जगह फ्रेंडली फाइट, तो ये फाइट तो वो फाइट, यानी सारी चीजें जो हैं वो तय नहीं थी। जनता से भी अगर आप बात करेंगे तो जनता भी बड़ी चालाक हो चुकी है। जनता को भी अब पता है, वो कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, और यही नेताओं की चिंता बढ़ा रही है कि पहले अगर आप कुछ बोलते थे तो जनता सीधे उस खाते में आ जाती थी, लेकिन अब जनता भले ही आपको दिखाती है कि वो आपके साथ है, लेकिन उसको क्या करना है उसे बखूबी पता है। और यही चीजें जो हैं वो नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा रही है। और यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो नेता हैं वो आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ लाइन जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि वो अपील कर सके जनता के बीच में। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो जनता को अपील नहीं कर रही हैं। जनता का बेहतर कौन करेगा, भला उसका कौन करेगा, कौन उसके साथ रहेगा, ये उसके लिए प्रायोरिटी है। और यही कारण है कि बड़ा साइलेंट है। और ये जो चुप्पी है वोटर्स की, ये नेताजी के लिए बड़ी बेचैनी है, क्योंकि वोटर चुप है, नेताजी बेचैन है। और बहुत परिस्थितियां जो हैं वो बदल चुकी हैं। वोटर्स इतने सालों में आप देखिए कि बदल चुके हैं। और अभी जो यंग जनरेशन का जो वोटर है वो बड़ा समझदार है, वो बहुत ही ज्यादा शांत है, और उसकी शांति जो है वो नेताओं को बेचैन कर रही है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर बात जो चुनावी समीकरण उसको लेकर करें, जिस तरीके से कहा गया कि जैसे ही पहले चरण के मतदान का समय आया तो काफी कुछ जो है वो बिहार में बदलता नजर आया। इसमें मोकामा की घटना जो है उसका जिक्र किया गया, एएसआई की हत्या हुई उसका जिक्र किया गया, और अचानक से क्राइम में जो इजाफा देखने को मिला उन सभी चीजों का जिक्र किया गया। शैलेंद्र, जो कोर वोटर्स हैं वो किस तरीके से इन घटनाओं को देख रहे हैं? देखिए, चाय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कल की आपको बताते हैं। कल सुबह, यानी कि कल मतदान होना है, आज से अभी से 24 घंटे जब हम बात कर रहे हैं इस समय मतदान फुल स्विंग में चल रहा होगा। लेकिन जो कल सुबह तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के सब लोग साथ में आए 9 बजे के आसपास, और 9 बजे के बाद वो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले। उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी गाड़ी से ही एक 47 सेकंड की अपील जारी की मुकेश सहनी के भाई हैं उनके लिए, संतोष सहनी के लिए। अपील ये जारी की कि आपको उनको वोट करना है, दाएं बाएं नहीं देखना, क्योंकि गौरा बौड़ाम सीट पर आरजेडी का जो राइवल प्रत्याशी था, आरजेडी ने उसको सिंबल दिया था और वो बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब सवाल ये हुआ कि वो अपील तो जारी हो गई, लेकिन शाम आते आते यानी चुनाव के जो रैलियां थी उनकी 15 रैलियां खत्म होते होते सीन बदल गया। जो प्रत्याशी था आरजेडी का वो फ्रंट में आ गया और मुकेश सहनी ने कह दिया कि हमारा भाई चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि हमारा भाई अब बैठ गया है आरजेडी के समर्थन में। तो आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये गठबंधनों के लिए कि आप किस तरह से चीजें चलती हैं और कहां पहुंच जाती हैं। क्योंकि अभी तक जो बात है कि जो कैसे फ्रेंडली फाइट में किस तरह से उसको समझौता करना है, किस तरह से वो चीजें करना है, कि सुबह वही नेता अपील जारी कर रहा उसको जिताने की, और शाम होते होते वो बैठ गया, यानी वो अब चुनाव मैदान में नहीं। और वो भी कब, जब 36 घंटे बाद वोट होने, यानी
12 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है वोट होना। अब आप सोचिए कि वोटर्स उनके क्या करेंगे, जो मतदाता हैं जिनके बीच में वो लगातार क्षेत्र में गए, प्रचार किया और लगातार कहें कि मछली मारने से लेकर क्या क्या किया गया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि एक जिद के सामने जो है सामने वाले को झुकना पड़ा और ये कहा गया कि हमको एनडीए को हराना है। इसलिए तो ये समझौते की बात है कि इस चुनाव में, यानी कि ये 2025 का चुनाव बिल्कुल अलबेला है और अपने आप में बिल्कुल अलग है। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, बात है मोकामा की। कल एक सुबह वीडियो वायरल हुआ और जो कि वीडियो वायरल था लगभग 5 मिनट के आसपास का, वो था आनंद सिंह के समर्थक का। उसने कहा बगल की सीट है बाढ़, वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया के ऊपर आरोप लगाया कि उनके आदमी आए, 4-5 आदमियों का नाम उसने लिया और उसने पूरा शरीर अपना दिखाया कि कैसे उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, यानी कि उसको कहा गया कि हथियार के बट, लाठियों, डंडों से पीटा गया और रियल में उस देख के लग रहा था कि भयावह तरीके से उसकी पिटाई की गई है। और दिन जैसे जैसे चढ़ा तो चाहे वो ललन सिंह का जवाब हो, चाहे वो उस समर्थक का जवाब हो, लल्लू मुखिया भी आ गए, प्रशासन भी आ गए, एफआईआर भी हो गई। तो आप समझिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं, किस तरह से आगे चीजें बढ़ रही। तो ये कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को कहें कि निशाना साधने की बात। और ये इसलिए क्योंकि कल चुनाव है और दोनों घटनाओं का जिन जगहों का जिक्र मैंने किया, चाहे वो मोकामा हो, मोकामा सबसे ज्यादा इस समय जो है कहे कि बिहार की ऐसी सीट है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार स्तर पर ही राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखा जा रहा है कि वो वहां पर होने क्या वाला है, कल कैसी चीजें होंगी। क्योंकि शाम को डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो त्यागराजन है उन्होंने कहा कि हमने वहां पर बड़े पैमाने पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, यानी जो चाहे सीआरपीएफ की कंपनियां आई, सीआईएसएफ की कंपनियां आई, हमने उनको लगाया, यानी सबकी निगाहें मोकामा पर हैं। और मोकामा में जो घटना चल रही है, मोकामा में जिस तरह का बयान 1-2 दिन पहले से आए हैं, उन पर एफआईआर भी हुआ है, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह पे। तो ये चीजें चल रही है बिहार में आइन चुनाव के समय, और प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं अब ऑल इज वेल है, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर सब चीजें चल रही हैं। और जाहिर सी बात है वोटर्स की बारी है, और वोटर्स बिहार में एक चीज तय है कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जातीय जो समीकरण होता है वो सीट वाइज बदलता रहता। चूंकि ये इस चुनाव को, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। तो विधानसभा के चुनाव में भले ही किसी पार्टी का कोई समर्थक हो, अगर उसकी जाति का कैंडिडेट वहां पर आ गया तो वोट जो है वो कटने तय हैं, भले ही किसी के पार्टी का कोर वोटर हो, किसी पार्टी का समर्थक हो। तो ये चीजें हैं और साफ तौर पर इन्हीं के बीच में कल 121 सीटों का जो है फैसला हो जाएगा। मतदाता जो है वो अपनी राय जाहिर कर देंगे ईवीएम के माध्यम से, और जाहिर सी बात है कि 14 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन ये साफ है कि जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, चाहे 30,000 देने की बात हो, चाहे 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो, चाहे 10,000 देने की बात हो, यानी कि तमाम बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, देखने वाली बात अब यहाँ पर यही होगी कि जनता इन दावों और इन वादों को किस तरीके से हाथों हाथ लेती है कल मतदान के समय। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।